हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स प्लेस। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, पूरे आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक डिस्कस्ड है ना, वो तो है लाइन। मतलब लाइन के बारे में, जो 3D वाली लाइन है ना, उसके बारे में सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगी। आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक, उनमें आपको दो टॉपिक मिलेंगे इस लाइन के। कौन कौन से? एंगल बिटवीन टू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इक्वेशन निकालना और उसमें नहीं है। इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, उससे हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए और दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले एंगल। और वैसे यहाँ पर आज का जो लेक्चर है ना, उसमें ज़्यादातर जो काम है वो फॉर्मूलाज का है। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वैसे मैं याद आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं फिर पहले बता दूं मेन चीज़ क्या है आज के लेक्चर की, या फिर ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें में एंगल और डिस्टेंस पूछ लिया जाए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंगल हम कैसे निकालते हैं दो लाइन्स के बीच का। समझो ये वाली लाइन है L1 और ये वाली लाइन है L2। हमें L1 और L2 के बीच में जो एंगल है ना थीटा, ये पता करना है। जब भी हमें एंगल पता करना हो, हम हमेशा याद करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। किसको याद करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को। जैसे एक लाइन, एक वेक्टर ये है A वेक्टर, एक वेक्टर ये है B वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो इनका मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। क्या मिल जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अभी जो थीटा ना इनके बीच का एंगल, वो हमें यहाँ पर मिल रहा होता है, तो हम ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे कोस थीटा क्या हो जाता है, ये इसके डिवाइड में। तो ऊपर की तरफ वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे की तरफ उनका मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम ये कोस थीटा में जो थीटा ना वो निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एक लाइन ये है L1 और ये L2। यहाँ पे जो पहली लाइन है L1, उसका ये है वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। यहाँ पर जब भी हमें ये दोनों के बीच में एंगल निकालना होता है ना, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन यूजफुल होती है। जैसे यहाँ पर ये जो इसकी इक्वेशन है क्या, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। ये जो A1 वेक्टर है ना, ये क्या है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से ये लाइन गुजरती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये किसी काम का नहीं है। एंगल निकालने में इसका कोई यूज नहीं होता। एंगल निकालने में किसका यूज होता है? डायरेक्शन का। डायरेक्शन कहाँ मिलेगी आपको? लेमडा के साथ में। ठीक है, तो ये जो B1 वेक्टर है ना, ये काम की चीज़ है जो कि आपको लेमडा के साथ मिलेगी। और यहाँ पर लेमडा के साथ में क्या है? B2 वेक्टर। अच्छा, वैसे ये लेमडा लेमडा नहीं होगा वहाँ पे लेमडा, तो यहाँ पर म्यू होगा, जो मैं लिखना भूल गया। ये अलग अलग पैरामीटर देखने को मिलता है हमें। तो जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो एक लाइन की, तब आपको लेमडा और म्यू के साथ जो होता है उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि यही यहाँ पे डायरेक्शन वाली चीज़ है। ये तो पॉइंट है, पॉइंट से हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, ये A1 किसी काम का नहीं है, A2 किसी काम का नहीं है। तो लेमडा के साथ डायरेक्शन और ये म्यू के साथ डायरेक्शन, यही इन्हीं काम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अगर इन डायरेक्शन के साथ में कोई एंगल बन रहा है, तो वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का भी बनेगा। ठीक है, तो वो कोस थीटा ऐसे हो गया। ये B1 है, ये B2 है, तो B1 B2 का डॉट ऊपर और नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड। कब? जब हमें ये वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब। अब देखो यार, हमेशा वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं होती इक्वेशन। समझो ये L1 की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, बिना वेक्टर के, है ना, आई जे के वगैरह नहीं होते, सीधे सीधे ऐसे हमें रेशियोज वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे में हमें डायरेक्शन कहाँ मिलेगी? देखो, यहाँ पे जो x1 y1 z1 है ना, ये फिर से पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पर काम की चीज़ क्या है? ये A1 फिर B1 और C1, है ना, ये काम की चीज़ है, ये डायरेक्शन है। और ये ऐसे ही जो L2 है, उसका नीचे वाला क्या है? A2 B2 C2। ये नीचे वाले जो है ना, ये काम के यहाँ पर A2 B2 और C2। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोस थीटा ना, तो जो B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। और B2 वेक्टर की जगह आ जाएगा A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो I वाले के साथ मिलेगा, मतलब A1 A2 फिर B1 B2 और C1 C2। तो इसको सोल्व करने पर कार्टेशियन फॉर्म में हमें ऐसे देखने को मिलता है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? यहाँ पे जो भी नंबर नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो यहाँ पर ऐसे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा कोस थीटा का। और उसके बाद में डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये इस पहली वाली जो डायरेक्शन है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, इसका स्क्वायर 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 करके जोड़ के अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है, उसमें भी जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं, उनका हम ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो कोई सी भी फॉर्म आए, आपको वेक्टर फॉर्म मिले या फिर कार्टेशियन फॉर्म मिले,
वेक्टर फॉर्म मिले तो ये लगा देना cos थीटा का फॉर्मूला, और कार्टेशियन फॉर्म मिले तो ये लगा देना। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखो एंगल का काम हो गया, एंगल की इतनी ही चीज़ें बनती है। फिर आते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस में हमें दो केस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर स्क्यू लाइंस का केस और एक पैरेलल लाइंस का केस। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्क्यू लाइंस होती क्या है ना। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती जो कि कभी भी नहीं मिलती। जैसे ऐसे तो आपको ऐसे एहसास नहीं होगा, जैसे यहाँ पर तो आपको ऐसा ऐसा लग रहा होगा कि यार एक ऊपर वाली लाइन ऐसे है, नीचे वाली लाइन ऐसे है, तो आगे जाके इससे ऐसे मिल जाएगी, है ना। ये वाली बात नहीं है ना, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली स्क्यू लाइंस क्या होती है, जो ऐसे 3D में होती है लेकिन वो कभी नहीं मिलती। जैसे ये आपका ये सरफेस है ना, ये नीचे वाला, ये यहाँ पर मैंने ये पेन रख दिया, तो ये एक वेक्टर हो गया। एक दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा हवा में से, ऐसे एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हवा वाली जो लाइन है वो, और जो नीचे वाली लाइन है वो, ये कभी भी नहीं मिलेगी, है ना। ये कभी भी एक प्लेन में होती नहीं है, लाइंस अलग अलग प्लेन्स में होती है। जैसे इसको मैंने सबसे बढ़िया तरीके से ऐसे समझा रखा है कि जैसे ऐसे फ्लाईओवर बना हुआ, ऊपर की तरफ हाईवे है और नीचे की तरफ ये कोई लोकल रोड है, तो ऐसे गुजर रही है नीचे से, ऊपर से हाईवे गुजर है, फ्लाईओवर ऊपर, है ना, ऐसे पुल बना हुआ है। तो ऊपर वाली जो गाड़ी जा रही है, मान लो ऊपर की तरफ कोई वेक्टर निकल रहा है, ऊपर की तरफ से कोई लाइन निकल रही है ऐसे, और नीचे की तरफ लाइन ऐसे निकलेगी, ये कभी भी नहीं मिलेगी। ये स्क्यू लाइंस का एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है स्क्यू लाइंस। ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, समझ गए ना। अब आपको 3D में फीलिंग आ रही है ना। तो ये लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती है। अच्छा, तो स्क्यू लाइंस है, तो अब देखो इनमें ना एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी ना कभी तो ये सबसे नज़दीक आएगी, है ना, कभी ना कभी तो ये सबसे नज़दीक आएगी। जैसे यहाँ पर देखो आप इस पुल के ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे वाली रोड गुजर रही ना, इसके जस्ट ऊपर इस पुल पे आके खड़े हो जाओगे, यहाँ से पत्थर गिराओगे ना, तो सबसे कम टाइम में, सबसे कम डिस्टेंस में वो पत्थर यहाँ से यहाँ पे गिर जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप दूर जाओगे फिर यहाँ पे गिराने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा वो पत्थर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके भी परपेंडिकुलर होती है, इसके भी परपेंडिकुलर होती है। आई थिंक आप ये डायग्राम आप समझ पा रहे हो। ये जो सीधी लाइन है ये वो फ्लाईओवर है ऊपर, है ना, अपना पुल है, पुल। और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये उस ऊपर वाली लाइन के ऐसे नीचे से गुजर रही है, ऐसे, है ना, ऐसे गुजर रही है वो लाइन। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1। ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन ये है, नीचे वाली लाइन की इक्वेशन ये है। यहाँ पे लेमडा के साथ V1 है, यहाँ पे म्यू मतलब वो पैरामीटर चेंज हो गया, उसके साथ B2 है, बाकी यहाँ पे पॉइंट A1 और A2 है। देखो दोस्तों, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, ये डिस्टेंस और पैरेलल लाइंस के बीच की ये डिस्टेंस, तब यहाँ पर A1 A2 B1 B2 सबका काम होता है। लेकिन जब हम एंगल निकालते हैं तब A1 A2 का कोई काम नहीं होता, बस लेमडा मतलब पैरामीटर के साथ जो है ना, लेमडा या म्यू के साथ जो है, उन्हीं का काम होता है। एंगल में, डिस्टेंस में सबका काम होता है। तो यहाँ पर स्क्यू लाइंस का ये खतरनाक सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। मैं याद करवा ही देता हूँ आपको, ना, टेंशन मत लो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, और वैसे पैरेलल लाइंस वाला भी साथ के साथ समझ ही लो आप। जैसे ये तो समझ ही गया, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 सब अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, आर वेक्टर ये है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस की क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है ना। पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पे लेमडा के साथ क्या है, B वेक्टर, ये डायरेक्शन है। यहाँ पर म्यू के साथ क्या है, B वेक्टर। देखो यहाँ पर B1 B2 नहीं लिया मैंने, है ना, B1 और B2 अलग अलग नहीं लिया, सेम सेम लिया है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, इसलिए। हाँ, उसका पॉइंट अलग होगा, वो किसी अलग पॉइंट से गुजरेगी, ये किसी अलग पॉइंट से गुजरेगी, वो बात तो है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग होगा स्क्यू लाइंस में, क्योंकि इनका कोई आपस में मेलजोल ही नहीं होता, कभी मिलती भी नहीं है ये। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, A1 और A2, ये पॉइंट को दर्शाता है। ये इन पॉइंट्स को माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पे, A2 माइनस A1, ऐसे यहाँ पर भी करते हैं A2 माइनस A1। फिर यहाँ पर क्या है, B1 और B2 है, तो इनका आपस में क्रॉस हो जाता है, B1 B2। ये जो डायरेक्शन है ना लेमडा के साथ और यहाँ पर म्यू के साथ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। और नीचे उसी चीज़ का क्या आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट ये निकाल लेते हैं, ताकि उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे रख दें। फिर यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, उसका आंसर वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का और इस वेक्टर का, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ इनके ऊपर वेक्टर लगेगा, A2 और A1। उस वेक्टर का, इस वेक्टर का हम यहाँ पे करा देते हैं डॉट प्रोडक्ट। मतलब ऊपर की तरफ सब कुछ हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो रहा है पहले, और बाद में डॉट प्रोडक्ट भी हो रहा है। ठीक है, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला ऐसे। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये B और B तो सेम है, B1 B2 का कोई लफड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, बस ये पॉइंट्स को माइनस कर लो, A2 माइनस A1 और क्रॉस B। देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। हाँ, अगर ज़्यादा वेक्टर है तब डॉट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो दो ही वेक्टर है, एक तो A2 माइनस A1 हो गया और एक इनकी डायरेक्शन B वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम है ना यहाँ पर, तो बस यहाँ पे क्रॉस ही होगा, यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जिसके साथ, जैसे यहाँ पे B है ना, B इनकी जो डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आया था ऊपर नीचे, तो ऐसे यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.2 का, यह है एंगल का क्वेश्चन।
तो एंगल में हम वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट का। देखो यहाँ पर आओ, अच्छा वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो एंगल जब बताते हैं ना तो ये लेमडा के साथ वाली ये चीज़ और म्यू के साथ वाली ये चीज़, बस इन्हीं का काम होता है, इसका और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है वो लेमडा के साथ में ये पड़ी हुई है, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना b1 वेक्टर हो जाएगा। तो क्या ये 3ik प्लस 2jk प्लस 6kk। और जो दूसरी लाइन है उसमें जो म्यू के साथ में ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी b2 वेक्टर इक्वल टू कितना है, ये है ना i कैप प्लस 2jk प्लस 3k कैप, सॉरी 2k कैप ऐसे है। हमें क्या चाहिए इन दोनों के बीच में एंगल, तो क्या लगा देंगे सीधा सीधा कोस थीटा। कोस थीटा मतलब वही इनका डॉट प्रोडक्ट से निकाला हुआ ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैं सारी चीज़ डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, b1 b2 का मैंने डॉट लिया, फिर कोस थीटा इन दोनों को इधर भेजा, वो सारा नाम काम नहीं कर रहा क्योंकि हम यार इसको कई बार कर चुके, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। तो डायरेक्ट कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन b1 इसकी डायरेक्शन b2, दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालूंगा ना, वही एंगल इनकी लाइंस के बीच में होगा, b1 डॉट b2, नीचे इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे। अच्छा यहाँ पर b1 की वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप डॉट b2 की जगह यह आ जाएगा i कैप प्लस 2jk प्लस 2k कैप। नीचे की तरफ क्या आएगा, b1 का मैग्नीट्यूड, b1 ये है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 डॉट मल्टीप्लाई बाई, अब b2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे b2 का मैग्नीट्यूड आएगा तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कोस थीटा क्या मिलेगा, यहीं पे कर देते हैं इसको। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाली चीज़ से ही मिलेगी, तो 3i से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि i और i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, i और j का 0, i और k का 0, सेम का ही 1 होता है, बाकी का फिर वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 1, 3 मिल जाएगा, फिर प्लस j वाले से मिलेगा, तो यहाँ पे 2j है, यहाँ पर भी 2j है तो मिल जाएगा 4, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 2k है तो ये मिल जाएगा हमें 6 इंटू 2 12 मिल जाएगा। नीचे की तरफ ये 9 4, देखो इसको जोड़ो, 4 और 36 40, 40 और 9 49 हो गया, मतलब 49 का रूट 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 4 4 8 और 1 9 हो गया, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनको सोल्व कर लेते, ऊपर 3 और 4 पहले इनको जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। और नीचे प्लस 17 नहीं 16 हो गया ना, हाँ सॉरी 16 प्लस 3 ये 19 हो जाएगा, 19 और नीचे की तरफ 21 हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू है 19/21। हमें एंगल बताना है, एंगल मतलब थीटा बताना है, तो यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा ना, तब तक सोल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कोस इधर आ गया इसके पास में, तो बन जाएगा कोस इनवर्स, ये कितना है 19/21, ठीक है। ये हो गया इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ये है, एक लाइन ये दे रखी है हमें और दूसरी लाइन हमें इधर ये दे रखी है, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। तो देखो ये लेमडा के साथ ये है ना, ये हो गया अपना b1 वेक्टर, और यहाँ पे जो म्यू है उसके साथ ये वाला जो पार्ट है ना म्यू के साथ 3i माइनस 5j माइनस 4k, ये हो गया अपना b2 वेक्टर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो लेमडा से फ्री जो है ना, ये इसके अंदर लेमडा नहीं है, इसके साथ लेमडा नहीं है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये एक पॉइंट है, पॉइंट का यहाँ पर डायरेक्शन में कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एंगल निकालने में पॉइंट का कोई काम नहीं होता। कोस थीटा क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 और नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा b1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और b2 की जगह ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट डॉट करके ही लिख दो, है ना, डायरेक्ट डॉट करके ही लिख दो यार, डॉट प्रोडक्ट पता तो है कैसे करते हैं, आई वाला आई वाले से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है आई कैप और ये 3i कैप, ये बन जाएगा 3, यहाँ पे माइनस जे है, यहाँ पे माइनस 5j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे और जे 1 बन जाएगा, बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो बन जाएगा प्लस का 5। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, बन जाएगा ये 8। अच्छा डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड, b1 ये है, इसके मैग्नीट्यूड में देखो यहाँ पर क्या है आई के साथ 1 है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 है जे के साथ, तो -1 का स्क्वायर भी 1 बन जाएगा, और फिर यहाँ पर के साथ -2 है, -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। जब आपको सारी चीज़ें पता हो ना तो फिर धड़ाम धड़ूम फटाफट कर सकते हो आप। b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये b2 वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25
और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता ना तो फिर हम वो मॉडुलस का प्रावधान भी है, मॉडुलस भी ले लेते हैं, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कोस थीटा का। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो सब ठीक है, तो यार यहाँ पर सोल्व करें इसको तो ये कितना हो गया 3 + 5 8, 8 और 8 16, ऊपर 16 आ गया नीचे की तरफ। यहाँ पे 1 + 1 + 4 ये हो जाएगा √6 अंडर रूट, नीचे की तरफ 16 और 9 25, 25 और 25 50 हो गया, ये √50 हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना है 16 और नीचे की तरफ देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पंजे 30, तो 300 बन जाएगा ये। अच्छा 300 का अंडर रूट लेना ना तो अभी ले लेते हैं, देखो 16 300 की लिख लो आप 100 × 3, तो क्या बन जाएगा ये 16/100 का जो 10 है ना वो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर फंसा रहेगा। अब यहाँ पे काटा पीटी 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 और वो 8 बच जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर की तरफ कितनी है 8 और नीचे की तरफ 5√3, 5√3। तो ऐसे हम थीटा निकाल लेंगे, थीटा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक चेन की सांस नहीं लेंगे। कोस उधर चला जाएगा, कोस इनवर्स कितना आ गया 8/5√3। ठीक है, ये मिल गया, अब आप चेन की सांस ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वेक्टर फॉर्म में ना, वेक्टर फॉर्म में एंगल वाला ये बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे हमने वो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट वाली जो एक्सरसाइज थी ना वेक्टर अलजेब्रा पिछले चैप्टर में, आई थिंक कौन सी थी ये 11th चैप्टर है ना, तो उसमें थी 10.3 वाली एक्सरसाइज, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पर बस लाइन जो है ना, अपना जो टॉपिक है लाइन वो एक्स्ट्रा आ चुका है, वहाँ पर बस क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लाइन में से डायरेक्शन निकाल लेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, बस उसके साथ डॉट कर रहे हैं। वहाँ पर पहले b1 b2 डायरेक्ट दे दिया जाता था, यहाँ पर हम ढूंढ ढूंढ के डॉट लगा रहे हैं, काम तो वही है ना, बस ढूंढना एक्स्ट्रा हो गया ना, वो एक एक्स्ट्रा मेहनत होगी ढूंढने वाली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये है, फाइंड दी एंगल बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में हमें एंगल बताना। अब यहाँ पर जो एंगल देने का तरीका है वो कौन सा तरीका है, ये है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे वेक्टर वगैरह ऐसे करके नहीं दिया जा रहा, ऐसे XYZ ऐसे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में भी हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं, वैसे इसको हम वेक्टर में चेंज करके फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, जब ऐसे है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसा लिखा हुआ हो इनकी इक्वेशंस, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऊपर, और फिर वो ये जैसे यहाँ से समझ लो, ये इसके नीचे है ना, नीचे वाले जो नंबर है इनका महत्व है यहाँ पर, नीचे वाले नंबर से ये जो है ना 2 5 -3 -1 8 4, ऊपर वाले जो नंबर है उनका एक मतलब एक रत्ती भर भी उनका कोई यहाँ पे महत्व नहीं है एंगल निकालने के अंदर। ठीक है, साफ साफ मैं बोलूँ तो यहाँ पर A1 A2 ये क्या होता है, ये जो 2 है ना वो इसके -1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 से होगा, और ये -3 4 से होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज A1, दिस इज B1 एंड दिस इज C1। ये क्या है A2 B2 एंड ये C2। ये एक टाइप से डायरेक्शन रेशियोज है, ये 2 5 -3 ऐसे। तो यहाँ पर बस वही ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, वही डॉट प्रोडक्ट से ही निकला ये फॉर्मूला। क्या होता है यहाँ पर, कोस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। नीचे की तरफ क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड, मतलब क्या A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट इनका मैग्नीट्यूड, मतलब A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर ऐसे, और ये मॉडुलस यहाँ पे लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर वैल्यूज डालो, देखो A1 A2 का मतलब क्या है, ये 2 × -1 तो क्या बन जाएगा -2। फिर B1 B2 का मतलब क्या है, ये B1 और ये B2 5 × 8 कितना 40। C1 C2 का मतलब क्या है, ये C1 और ये C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 4 -12। अच्छा ठीक है, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या आएगा, ये पहला वाला ना, इन तीनों का स्क्वायर का समेशन और फिर का अंडर रूट ऐसे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसका 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। फिर अंडर रूट इधर की तरफ क्या आएगा, इन सब का स्क्वायर का समेशन, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया यार, 4 का 16 हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे हम मॉडुलस लगा के चलते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव ही आए, वैसे अपने आप ही आ जाएगा पॉजिटिव। देखो ऊपर की तरफ क्या है 40, और ये कितना है -14 -2 -12 -14, 40 -14 कितना मिलेगा 26, तो ऊपर हो गया 26। नीचे की तरफ क्या आएगा, इसको सोल्व करें,
9 और 4, अच्छा इनको जोड़ लो, 4 और 29, 4 और 25 ये हो गया 29, 29 और 9 हो जाएगा 38, रूट 38। यहाँ पर देखो 16 है ना, ये 16 और 64 ये हो गया 80, 81, 81 और 1 81, सॉरी 80 प्लस 1 है ना, हाँ 80 प्लस 1 हो गया 81, रूट 81 ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जो रूट 81 है बस यही सोल्व होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 ऊपर और नीचे, रूट 81 कितना होता है 9 और ये रूट 38, ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यार जो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा तो ये हो ही गया ना, यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कोस है वो इसके पास आ जाएगा, तो बन जाएगा कोस इनवर्स ऊपर की तरफ 26 और नीचे की तरफ 9 रूट 38। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल गया हमें थीटा। कैसे, फटाफट, ये तो बहुत जल्दी मिल गया हमें, ये वाला सीधा सीधा याद रख इसको ना, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, फीलिंग से के साथ याद कर लो कि भाई ऊपर क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा। और नीचे की तरफ 2 अंडर रूट आते हैं, तो पहले वाली की जो तीनों चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और दूसरी वाली का भी सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे फीलिंग के साथ याद रखोगे ना तो जल्दी से हो जाएगा, और अप्लाई भी एकदम रफ्तार से करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 11 का एंगल बताना हमें, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एंगल निकालना ना, एंगल का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कोस थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब। तो आप यहाँ पे पहले से अलॉट कर लो कि A1 A2 B1 B2 ये सब है क्या, ये पहली वाली लाइन है। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो कुछ भी ऐसे ऐसे नहीं लिखा हुआ x-5 x y-s ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या यहाँ पे x-0 है, ये y-0 है और ये z-0 है, ठीक है ना। तो ऐसे घबराना मत कि ये क्या आ गया, यहाँ पे -0 है, मतलब ये 0 0 0 से गुजर रही है। खैर ऊपर वाले जो भी नंबर है उनसे कोई मतलब ही नहीं है, एंगल निकालने में बस नीचे वाले जो नंबर है ना उन्हीं का काम है। डायरेक्शन रेशियोज नीचे वाले ही हैं, और एंगल में डायरेक्शन ही काम आती है, तो नीचे वाले ही काम आएंगे। तो ये हो गया अपना A1, दिस इज़ B1 एंड दिस इज़ C1, और ये हो गया A2, ये B2 और ये C2, मतलब ये नीचे वाला नंबर, ऐसा नहीं पूरा, ये नीचे वाला नंबर है वो, ये जो मैंने लिखे वो है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 है ना, A1 A2 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 8, डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे B1 B2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, C1 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 8 ये 8 बन जाएगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो है ना ये नीचे वाला 2 2 1 ये आएगा, तो इसका 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 और इस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर अंडर रूट, इधर की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड आएगा दूसरे वाले का, A2 B2 C2 का, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, ये तो पिछले वाले जैसा ही हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, 8 और 8 16 और 2 18, ऊपर की तरफ 18, नीचे की तरफ 4 4 1 ये 9 बन गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये 16 और 64 ये हो गया 80 81 सॉरी 80, और ये +1 है तो बन जाएगा 81, 81 का अंडर रूट 9 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये ठीक है। अच्छा काटा पीटी कर लो, ये 9 इस 18 को काट देगा, तो 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18, तो ऊपर 2 बच जाएगा, तो क्या मिला फाइनली, ऊपर 2 और नीचे की तरफ 3। कोस थीटा की वैल्यू है 2/3, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये कोस उसके पास चला जाएगा, कोस इनवर्स 2/3, ये हो गया कोस इनवर्स 2/3, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में भी जब हमें मिले ना तब भी आप एंगल निकाल सकते हो, मेनली यही 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे काम आते हैं, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे ना। ये कोस थीटा, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो वेक्टर में लिख लो, कार्टेशियन में दे रखा तो कार्टेशियन में डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, इसके दोनों पार्ट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। देखो राइट एंगल का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला ना ये, अच्छा ये कौन सी फॉर्म से, ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है ये, CF मतलब कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कोस थीटा का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस टाइप से है, अभी एग्जैक्टली है नहीं वो, अभी मैं बताऊँगा, कुछ और भी इस क्वेश्चन में पंगा है, तो उसमें ये लगेगा। और चूंकि ये राइट एंगल में हमें प्रूव करना है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस 90 बराबर 0, मतलब ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आता तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना ये उधर चला जाता है, कुल मिला के कंडीशन आ जाती है क्या कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अगर ये ऊपर वाला जीरो हो जाएगा तो कोस थीटा जीरो हो जाएगा, तो कोस 90 जीरो होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन देखो यार, जब भी हम ये फॉर्मूला वगैरह ये जब लगाना ना, उसके लिए जो इक्वेशन है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी का मतलब ऊपर सिंपल सा x माइनस एक्स वन होना चाहिए, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और नीचे इधर मतलब दूसरी इक्वेशन में x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू और z माइनस जेड टू। यहाँ पे ऐसे कोई अदला बदली जैसी नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे x माइनस एक्स टू के बजाय आ जाए एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसा उल्टा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमें बचपन से क्या अभी कुछ दिन ही तो हुए ये मतलब टॉपिक जाने, तो जब से हमें याद है ना कि लाइन की इक्वेशन में ऊपर x माइनस एक्स वन ऐसा दिखता है हमें, तो ऐसा ही दिखाएंगे, फिर बाद में ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, समझ गए। तो ऊपर जो x है ना, ये पहला नंबर देखो x, यहाँ पे y और ये वाला z, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो है प्लस के 1। क्या है? प्लस के 1। ये प्लस के होते हैं और यहाँ पे 1 लगा होता है इनके साथ, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 कुछ मल्टीप्लाई में होता है। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जो शक्ल है ना, देखो यहाँ पर थोड़ी बिगड़ी हुई है, 1 माइनस एक्स है, होना क्या चाहिए था x माइनस वन, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स। तो हमें इसको पहले सेट करना पड़ेगा, पहले किस में ढालना पड़ेगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ढालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -1, क्योंकि ये माइनस एक्स है ना, तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉमन लिया, ये बन गया x माइनस वन हो गया, और नीचे कितना है 3। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है 7y माइनस 14, लेकिन सही कैसे होता है, यहाँ पे y माइनस समथिंग होता है ना, वो चीज़ सही होती है, वो चीज़ स्टैंडर्ड में आती है। लेकिन यहाँ पे y के साथ क्या है 7 नहीं होना चाहिए, कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 बच गया, ये 14 था ना, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर नीचे क्या है 2p बराबर, ये क्या है z माइनस 3/2। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, z माइनस 3/2। अच्छा ऐसे इसको भी ढाल लेते हैं, तो इसका क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो, हाँ ये तो देखो कितना खतरनाक शक्ल है इसकी, 7 माइनस 7x। तो यार ये ऐसा थोड़ी चलेगा, यहाँ पे x के साथ क्या है -7, कॉमन ले लो, -7 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा -7 में यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये x हो जाएगा प्लस का, प्लस वाले में से मैं -7 कॉमन लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ये +7 है, ये -7 कॉमन लूंगा तो वो -1 बच जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना है 3p बराबर, इधर y माइनस 5 ये ठीक है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, इधर क्या है, अच्छा ये भी गड़बड़ है, 6 माइनस जेड है, जबकि z माइनस 6 ऐसा होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा z माइनस 6 डिवाइड बाई 5। अब है ना, इनके ब्रैकेट के बाहर भी ये नंबर खड़े नहीं होने चाहिए। देखो स्टैंडर्ड से मैचिंग करवाओ ना यार, स्टैंडर्ड में क्या होता है x माइनस एक्स वन ऐसा फ्री होता है, जो कुछ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, a1 इसके नीचे b1 इसके नीचे c1 ऐसे। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो माइनस है ये 7 है, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर माइनस है, इन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा ऊपर से, ऊपर सीधा सा x माइनस एक्स वन इतना सा दिखना चाहिए बस। तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस नीचे भेज दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन -3। ये जो 7 है ना, मैं नीचे भेज दूंगा, 7 को नीचे कैसे भेजते हैं पता है ना, ये y माइनस 2, ये 7 नीचे जाएगा तो ऐसा बन जाएगा 2p/7, समझ गए। वो उस टाइप का पैटर्न बन गया। डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, समझ गए ना, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर है। तो जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर ना, ये सबसे ऊपर चला जाता है, तो पहले सबसे ऊपर ही था, मैंने उसको सबसे नीचे ले आया, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर क्या है z माइनस 3/2 ऐसा हो गया। तो अब ये साफ सुथरी सी इक्वेशन बन गई, अच्छी शक्ल की वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखो x माइनस 1 के साथ क्या है -7, इसको नीचे भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन -7 बराबर, इधर क्या है y, ये तो ठीक है, y माइनस 5 और ये 1, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस तो मैं डायरेक्ट ही नीचे भेज दूंगा, क्योंकि माइनस तो चलो चलता है ऐसे, z माइनस 6 अपॉन -5 ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये एकदम परफेक्ट अपने इस फॉर्मेट के साथ मैचिंग हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब ये लगा देंगे कि भाई ये कोस थीटा में निकालने की कोशिश करूँगा ना, कोस थीटा निकालने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर कोस थीटा क्या आएगा, चूँकि हमें राइट एंगल प्रूव करना है, तो वैसे कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वो लिखता हूँ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे की तरफ रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट फिर क्या आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट यार, ये हमें प्रूव थोड़ी करना है, ओके मैं सोच रहा था प्रूव करना है, कोई ना, यहाँ पर हमें p की वैल्यू बतानी है। मैं इतनी देर से ऐसे मान के चल रहा था कि यार यहाँ पर इसको प्रूव करना है तो फिर वो ऊपर वाले की वैल्यू निकालो, नहीं p की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब वो चीज़ें लगा देते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों जो लाइंस है ना, ये क्या है राइट एंगल है,
राइट एंगल तो उनके बीच में जो थीटा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम जो थीटा है ना वो यहाँ पे डाल देंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में जो कोस थीटा है वो क्या बन जाएगा कोस 90 डिग्री, जो कि कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, इसकी जगह पे 0 डाल दूंगा, क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पर A1 B1 इन सब की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। A1 अब ये सब क्या है, ये जो नीचे वाले ना यही एंगल में काम आते हैं, ये सब नीचे वाले ही हैं, ये सब है। तो इसको ले लो A1, ये है B1, ये है C1, ये हो गया A2, ये B2 और ये C2 हो गया। यहाँ पे डाल दो सारी चीज़ें। सबसे पहले A1 B1 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -3 को जब मैं 3p/-7 से मल्टीप्लाई करके बाद में कर लेंगे, पहले ऐसे लिख देता हूँ -3 × 3p/-7, ये A1 A2 हो गया। फिर लगाऊंगा प्लस, तो ये लो प्लस, फिर क्या B1 B2 मतलब ये B1 और ये B2। तो 2p/7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2p/7, ऐसा हो गया। ठीक है, अब फिर मैं लगाऊंगा प्लस, अब लिखूंगा C1 C2। यहाँ पर क्या है, ये है 2, ये Z नहीं है, ये है 2। 2 को मल्टीप्लाई करना -5 से, तो कितना हो जाएगा 2 × -5, ऐसे लिख देता हूँ। नीचे की तरफ जो आएगा ना, यहाँ पे 2 अंडर रूट आएंगे से बड़े बड़े, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि LHS में क्या है 0, ये दोनों नंबर इधर की तरफ आ जाएंगे और 0 में विलीन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे 0 इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा, 3p ये हो जाएगा 9p और नीचे की तरफ 7 प्लस इधर कितना है 2p/7 और ये 2 × -5 ये कितना हो गया -10 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, -10 को इधर की तरफ भेज देता हूँ मैं। तो 10 इक्वल टू, और इनका एलसीएम ले लेते हैं, साथ ही तो सेम ही है। तो 9p + 2p ये कितना हो गया 11p हो गया। अच्छा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 इधर आ जाएगा तो 70 और 11 नीचे की तरफ आ जाएगा, 70/11 = p, ऐसा हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर ना, बस एक ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना उसको तोड़ मरोड़ के दे रखा है ना, इसकी शक्ल जो अजीब सी बना के दे रखी है। तो हमें पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब x - x1 ही दिखना चाहिए, y - y1 ही दिखना चाहिए। तो ऊपर से जो भी कॉमन ले लो आके मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, और फिर जो नीचे वाले ना वो काम के हैं। अगर आप पहले ही लगा देते ना तो फिर आंसर गलत आता। ऐसे स्टैंडर्ड बनाओ, फिर वो cos थीटा में cos 90 = 0 डालो, सोल्व कर लो, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बोला है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया B1 एंड ये क्या हो गया C1। नीचे वाला जो है ना, नीचे वाले बता रहा हूँ मैं, नीचे वाले ओनली, ऊपर वाले तो कोई काम के है ही नहीं। यहाँ पर नीचे 1 है, 2 है और ये 3 है, ऊपर तो -0 -0 -0 है, उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये क्या हो गया C2 हो गया। जब हम इनके बीच में एंगल निकालेंगे cos थीटा, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, क्योंकि यहाँ पर A1 B1 ये सब मिल गए ना, तो फिर मैं A1 B1 C1 ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ऊपर क्या आएगा A1 A2, मतलब ये A1 और ये A2 है ना, मतलब 7 को मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। फिर प्लस, अब B1 B2 है, ये B1 और ये B2, B1 है -5 और B2 है 2, तो क्या मिल जाएगा -10 मिल जाएगा। फिर प्लस ऊपर की तरफ, अब देखो सॉरी, C1 क्या है 1 है और C2 क्या है 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को C1 C2 मतलब 3 मिल जाएगा। नीचे की तरफ क्या आएगा, √, नीचे की तरफ आएगा इन सब का स्क्वायर का समेशन, 7 का स्क्वायर 49, फिर -5 का स्क्वायर 25। वैसे इनका कोई काम नहीं है लेकिन लिख लो एक बार, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई दूसरा √, इनमें इनका स्क्वायर का समेशन आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें, तो देखो यहाँ पर जब सोल्व करोगे ना तो ये 7 और ये 3 ये हो जाएगा 10 और ये -10, ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 0। cos थीटा 0 आ गया। तो जब cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में, ये दोनों लाइंस है ना, ये समझ लो ये L1 है और ये अपनी L2 लाइन है। तो जो L1 और L2 लाइंस के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऐसा करके हम इन दोनों के बीच का एंगल ही निकालते हैं। वो कितना आया 90 डिग्री आया, क्योंकि cos थीटा 0 कहाँ होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर ही होता है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फिर ऐसे हम बोल सकते हैं, लास्ट में लाइन लिख देना आप कि भाई देयरफॉर लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइन्स की बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप चेक करो कि यहाँ पे जो लेमडा के साथ है, मतलब ये लेमडा के साथ ये चीज़ क्या है, ये है डायरेक्शन, ये इस पहले वाली लाइन की
डायरेक्शन है, इस वेक्टर के पैरेलल होगी अपनी ये वाली लाइन, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है म्यू के साथ में, है ना, ये भी क्या है इसकी डायरेक्शन। ये जो लेमडा के बिना लेमडा के होता है ये होता है पॉइंट, ये क्या होता है पॉइंट, और यहाँ पर बिना म्यू के मतलब बिना पैरामीटर के जो भी होता है ना वो होता है पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, लेमडा के साथ जो दे रखा हो और जो म्यू के साथ जो दे रखा हो, मतलब क्या डायरेक्शन। आपको एक बार ये देखना है कि ये डायरेक्शन जो है ना आई माइनस जे और ये के, कहीं ये इसके साथ प्रोपोर्शनल तो नहीं है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो बराबर होना, जैसे यहाँ पर आई है तो इधर भी आपको आई या 2i ऐसे मिल जाए, तो आई का डबल हुआ तो फिर यहाँ पे माइनस जे का भी डबल हो, के का भी डबल हो, ऐसे समझ गए। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना अपने वाले में, यहाँ पर इनका कोप्शन देख लो, ये है 1 -1 और 1, यहाँ पर क्या है 2 1 और 2, तो इसका मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने का मतलब क्या है कि ये पैरेलल नहीं है, ये अलग अलग ऐसे कोई अजीब सी लाइन बनेगी, मतलब जो अजीब सी लाइन्स होती है ना उसी को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। देखो लेमडा के साथ यहाँ पर क्या है b1 वेक्टर, यहाँ पे म्यू के साथ क्या है b2, ये सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो जब अलग अलग होती है तब ये क्या होती है स्क्यू लाइन्स, है ना। ये क्या है b1 वेक्टर और ये क्या है b2 वेक्टर। b1 और b2 वेक्टर अलग अलग होने चाहिए, प्रोपोर्शनल भी नहीं होने चाहिए, इनका रेशियो ना बराबर आना नहीं चाहिए, अजीब सा आना। जैसे यहाँ पे i का रेशियो लो तो ये 1/2 हो जाएगा, j वाले का रेशियो लो तो ये -1/1 हो जाएगा। तो अलग अलग रेशियो आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है ये स्क्यू लाइन से ही है। ठीक है, पहले ये देखना जरूरी है क्योंकि उसी हिसाब से अपना फॉर्मूला बदलता है। स्क्यू लाइंस में ये वाला फॉर्मूला लगता है जिसमें हर चीज़ का काम होता है, a1 a2 b1 b2 इन सब का काम है, a2 - a1 डॉट b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। और जब लाइंस पैरेलल होती है तब लेमडा के साथ और म्यू के साथ हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती है इसकी, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। तो इसके साथ b है तो इसके साथ भी आपको b देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें फिर फॉर्मूला अलग लगता है। तो अभी हमने देख लिया लेमडा के साथ और म्यू के साथ क्या अलग अलग चीज़ें हैं। लेमडा के साथ मतलब जो b1 है वो अलग है और जो b2 है वो अलग है, इनका रेशियो ले हुए तो भी वो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार क्या है, ये है स्क्यू लाइंस। अब जब स्क्यू लाइंस होती है ना तब अपना एक खतरनाक सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, वो क्या होता है देखो, तब ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d का फॉर्मूला होता है। देखो ये पॉइंट है ना, ये पहली लाइन है तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है ये है अपना a1 वेक्टर और ये डायरेक्शन क्या होगी b1 वेक्टर होगी। ये जो दूसरी वाली लाइन है उसका ये है पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से गुजरती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं a2 वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर, और म्यू के साथ में ये है अपनी b2 वेक्टर, ये डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर अपना a1 हो गया। a1 b1 a2 b2 इन सब का काम है। तो सबसे पहले क्या आएगा पॉइंट माइनस पॉइंट, आप a1 - a2 लिख लो या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a2 - a1 लिख लो, बात एक ही है। a2 - a1 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, चूंकि स्क्यू लाइन्स है ना तो यहाँ पे सब कुछ आएगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब कुछ आएगा, तो यहाँ पर अब लग जाएगा डॉट। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा किस किस का, डायरेक्शन का, ये आपस में मिलेगी, डायरेक्शन b1 और डायरेक्शन b2, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के तहत लिखी जाएगी, b1 क्रॉस b2। और नीचे की तरफ इसी ये जो b वाली चीज़ है ना इसी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा, b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड और ये पूरी का मॉडुलस। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना b1 क्रॉस b2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सबसे पहले स्क्यू लाइंस जब भी बने और उनकी डिस्टेंस हमें निकालना, ऑब्वियसली स्क्यू लाइन से फिर डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा, तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले आप b1 क्रॉस b2 तैयार कर लो, b1 क्रॉस b2 ये सबसे पहले आप तैयार कर लो। तो मैं इसको इधर की तरफ तैयार कर लेता हूँ। देखो क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट करना मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, तो b1 क्रॉस b2, b1 क्या है ये i - j + k, तो i - j + k, फिर क्रॉस है तो क्रॉस, फिर b2 क्या है ये वाला है 2i + j + 2k, 2i + j + 2k, इन दोनों का क्या होगा क्रॉस होगा। अब क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, वो डिटर्मिनेंट बना के लेते हैं। तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 कितना आएगा, सबसे ऊपर i j और k आ जाएगा, फिर b1 वाली जो चीज़ें ना वो आ जाएगी, यहाँ पे क्या है 1 - 1 और 1, i j की हटा दो, बस एक जगह लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा, 1 - 1 1। उसके बाद में जो ये थर्ड रो है ना वहाँ पर आ जाएगा ये अपना 2i j और 2k, मतलब 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट है ये क्या है डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैं इस रो के अलोंग मतलब जो आर है ना उसके अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, तो एक्सपेंशन से देखो क्या मिलेगा, i के साथ
आई के साथ क्या होगा, डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं यार, हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। तो मैं आई वाले कॉलम को और इस रो को छुपा दूंगा। यहाँ पे 4 नंबर बचेंगे ये वाले, 1 1 -1 1 एंड 1 2। ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -2, फिर माइनस लगाऊंगा, ये इससे मल्टीप्लाई जो करके आंसर मिलेगा ना वो माइनस हो जाएगा। तो -2 -1 -3 हो जाएगा। ये आई यहाँ पे जब हम जे लिखूंगा ना तो उसको मैं -j के साथ लिखूंगा। जे के साथ क्या आएगा देखो, मैं इसके ये कॉलम को छुपा लूँगा और ऊपर वाली रो को छुपा लूँगा। तो यहाँ पे 1 2 और ये 1 2। अच्छा ये तो आसान हो गया, 1 × 2 2, यहाँ पे 2 × 1 2, 2 - 2 0 आ जाएगा प्लस के। देखो मैं इसलिए इसको ना इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहा क्योंकि अपना जो प्राइमरी पर्पज है ना वो है वेक्टर 3D समझना, अपना ये चैप्टर को समझना। ये डिटर्मिनेंट वाली बात है, जब डिटर्मिनेंट चैप्टर हमने पढ़ा था ना तब इसको बहुत तगड़े तरीके से हमने सोल्व किया था। तो अभी मैं बस वो मेथड यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसको फैला के ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा। के कैप के साथ क्या आएगा, इसका जो इसका है ना कॉलम में छुपा लूँगा तो ये 4 नंबर बचेंगे, ऊपर वाला रो जो है ना वो भी छुप जाएगा। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा, 1 -2 1 + 2 3 हो जाएगा। दिमाग में कर लो, है ना, दिमाग में सोल्व कर लिया। इसको ये कितना हो गया, -3i, ये खत्म हो गया। चलो लिख लो माइनस का 0j, तो कुछ भी लिख लो, चलो छोड़ो इसको। फिर प्लस का क्या आ जाएगा 3k कैप आ जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 आ गया। अब ना नीचे की तरफ हमें इसका ना मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ती है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये b1 क्रॉस b2 ही है। इसका मैग्नीट्यूड जाएगा i के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, या फिर 9 × 2 लिख लो इसको। 9 का रूट तो पॉसिबल है, बाहर आ जाएगा 3 और √2 अंदर फंसा रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल चुकी है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो d बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर a2 - a1 समझ रहे हो ना, इसमें से इसको माइनस करना है। तो जो i वाले में से माइनस हो जाएगा j वाले में से k वाले में से। तो ये करने के लिए ना a2 - a1 करने के लिए, क्योंकि हमने तो ये तैयार कर लिया, ये तो अभी कहाँ किया, ये तो अभी करेंगे। तो सबसे पहले 2i में से i माइनस हो जाएगा, ये देखो एक ये 2i देखो और ये i देखो, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक i बच जाएगा, i कैप आ गया। फिर ये a2 - a1 ही निकाल रहा हूँ मैं, ये -j है, ये 2j है। -j में से, क्योंकि मैं a2 - a1 करने का मैंने ठाना है, तो -j में से मैं 2j को माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा -3j। फिर अगली -k में से प्लस का k माइनस करूँगा, मतलब -k - k कैप, तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। तो ये a2 - a1 मैंने लिख लिया डॉट। अभी आ जाएगा b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 क्या है, ये वेक्टर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है। तो अभी जो वेक्टर निकाला हमने ये आएगा पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला -3i + 3k, इन दोनों का डॉट होगा। और नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे ये मैग्नीट्यूड आएगा, कितना है मैग्नीट्यूड 3√2, नीचे की तरफ 3√2 ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। चलो d = क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट है, तो i वाले से मिलेगा, i × -3i -3 हो जाएगा, -3, क्योंकि i × i तो 1 हो जाएगा, 1 × -3 हो गया। अब देखो इधर j वाला है, लेकिन इधर j वाला नहीं है, 0 × j है वो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, छोड़ दिया उसको, तो वो खत्म हो जाएगा, 0 × -3 वो 0 हो जाएगा। फिर k वाला यहाँ पे क्या है -2, और इधर कितना है 3, तो -2 × 3 -6 हो जाएगा नीचे की तरफ। ये हो गया ऊपर वाला ना, ऊपर वाला खत्म हो गया, नीचे क्या है 3√2। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या पाएंगे हम, ऊपर -3 और -6 क्या हो गया -9, लेकिन चूंकि मॉडुलस है, मॉडुलस की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और नीचे की तरफ 3√2। तो 3 उसको काटेगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, d बराबर 3/√2। ठीक है, ये होगी इनकी बीच की डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस की बीच की डिस्टेंस। ये स्क्यू लाइंस थी क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी, तो फिर वो हमने ये बड़ा वाला खतरनाक वाला फॉर्मूला, एक यही है खतरनाक का फॉर्मूला, बाकी तो सब आसान है, इसको भी याद करने का चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अच्छा ऐसा बन गया तो ठीक है, लेकिन आप चाहो तो नीचे वाले का ना रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो d बराबर 3 × √2, ये हो जाएगा 3√2, नीचे √2 × √2, ये 2 बन जाएगा। तो कोई सा भी बोल दो बराबर, ये 3/√2 बोल दो या फिर 3√2/2 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं 15।
देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है बिटवीन दी लाइंस दिस एंड दिस। ये दो लाइन्स यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है ना। अब देखो ये लाइन और ये लाइन किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में। जो मैं आपको बोलता हूँ फॉर्मूला कि आप ना ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ये किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको वेक्टर 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 दिख रहा है ना, ये ऐसे है। तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना दोनों लाइंस की, इसको हम पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लें, फिर वो फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला क्या है, तो अच्छा पहले ये देखो कि ये स्क्यू लाइंस है या नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, वहाँ तो आपको पता था लैम्डा और म्यू के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलती है, नीचे 7 -6 और 1, ये इसकी डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 -2 और 1। तो कहीं से मेल ही नहीं हो रहा ना। 7 और 1 का रेशियो 7 हो जाएगा, -6 और इसका रेशियो 3 हो जाएगा, 1 और 1 का रेशियो 1 हो जाएगा। तो अलग अलग रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू लाइन्स है। क्या है ये, स्क्यू लाइन्स। और स्क्यू लाइन्स में जो डी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 - A1, A2 - A1, फिर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे B1 क्रॉस B2 और नीचे की तरफ उसी का मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये मेरे को ना आसान लगता है। वैसे एनसीईआरटी में कार्टेशियन फॉर्म इस फॉर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है ना। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप इतने सारे फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि वो फॉर्मूला और भी खतरनाक और बड़ा सा है वो। उससे बढ़िया ना आप ये याद रख लो, और इससे फटाफट इससे इसमें स्विच करना भी मैं आपको बताता हूँ हर बार। देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा, यहाँ पर देखो जो ये A1 और A2 है ना, ये है पॉइंट्स। A1 भी पॉइंट है, A2 भी पॉइंट है। ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, समझो ये अपनी लाइन 1 है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। यहाँ से हमें A1 और B1 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें A2 B2 और ये B2, मतलब A2 B2 यहाँ से मिल जाएंगे, A1 B1 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट। क्या चाहिए, पॉइंट। तो पॉइंट कैसे, पॉइंट मतलब ये पहली लाइन है ना, तो मेरे को A1 वेक्टर चाहिए। क्या, A1 वेक्टर। वो कैसे निकालूंगा, देखो ये जो ऊपर वाले ना, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाले जो है ना वो हमें पॉइंट ला के देंगे। जैसे यहाँ पे x+1 है, आप इसको 0 के बराबर रख लो, तो x+1 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1, तो -i हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे y+1 है तो हो जाएगा माइनस का j। यहाँ पे z+1 है, इसको आप 0 के बराबर रखो तो z बराबर -1 आ जाएगा ना, तो -1 लगा देना k के साथ, क्योंकि वो आपने z से निकाला है, -k है ना। x y z i j k, वो ऑर्डर तो आपको पता ही है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे यहाँ से बताओ, चलो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया A2 वेक्टर। यहाँ से पॉइंट मतलब ये यहाँ से और यहाँ से, है ना। यहाँ से हमें मिलेगा पॉइंट, मिल जाएंगे हमें यहाँ से, है ना, ये पॉइंट मिलेगा। तो देखो पॉइंट कैसे निकालोगे, आप इसको 0 के बराबर रख दो, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा 3i कैप। यहाँ पे y - 5 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5। वैसे भी आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x1 होती है। तो x1 का काम कौन कर रहा है, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। y1 का काम कौन कर रहा है, 5, तो यहाँ पे 5 j आ जाएगा। और z1 का काम, वही जो z2 है ना, दूसरी है तो z2 है, उसका काम कौन कर रहा है, 7 k कैप। ठीक है, तो ये हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया। यहाँ पे माइनस 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 में रहते तो हम यहाँ पे प्लस में लिख लेते हैं, जब प्लस 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 में रहेंगे तो माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये A1 और A2 ये दोनों चीज़ें में मिल गई। अब चाहिए मैं B1 और B2, इन दोनों का भी काम है। B1 कैसे, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन B1 वेक्टर। तो पहले की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, नीचे, ये ना, ये पहले वाले ये की डायरेक्शन है ये। तो B1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 7i कैप -6 j कैप और ये k कैप, 1 × k कैप, ये हो जाएगा, ये मिल गई। दूसरे वाले की डायरेक्शन मतलब B2 वेक्टर, ये कैसे निकालेंगे, नीचे वाले नंबर दिख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन है इसके, ये उठाकर हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या 1 बोले तो i कैप -2 j कैप, यहाँ पे 1 है तो k कैप। हर चीज़ हमें पता चल गई। यहाँ पर जो A1 है ये भी पता चल गया, B1 A2 B2 ये सारी चीज़ें हम यहाँ रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। अच्छा स्क्यू लाइंस का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर इसका यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह में चाहिए होता है। तो पहले आप यही निकालो, यहाँ पर नीचे वो है मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 में सबसे पहले निकालता हूँ, इसको इधर की तरफ निकाल लेता हूँ, B1 क्रॉस B2। B1 क्या है, B1 ये है 7i कैप -6 j कैप प्लस k कैप, क्रॉस है तो ये लो क्रॉस। फिर B2 मतलब ये आ जाएगा i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। ठीक है,
अच्छा, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, वो डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करते हैं ऐसे। यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा। तो आई, अब नीचे वाले में क्या आएगा, ये B1 B2 ये वाली चीज़ें आएंगी। तो B1 बोले तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 -6 और 1, ये ना जो 7 -6 1, ये सीधा सीधे यहाँ आ जाएगा 7 -6 1। फिर इस दूसरी लाइन वाला है 1 -2 1, वो यहाँ आ जाएगा 1 -2 1। सोल्व करते हैं। आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हमें मिलेगा ऐसे, ये रो और कॉलम ये सब छुपा लेंगे हम, है ना। तो ये जो 4 नंबर ये बचेंगे, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +2, -6 +2 -4। अब -j के साथ क्या आएगा, मैं इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, आई का हो गया काम, j लिखा तो -j लिखूँगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे। अच्छा, -j के साथ क्या आएगा, मैं इस ऐसे इसको छुपा लूँगा मैं, है ना। तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो गया, 1 1 से तो 1, 7 - 1 6 आ जाएगा। अब के केप के साथ क्या आएगा, तो मैं इसको छुपा लूँगा, तो कितना हो गया, ये -14 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 × -6 माइनस का 6 आएगा, और फिर वो एक फॉर्मूले के तहत भी माइनस आता तो प्लस का बन जाएगा, -14 प्लस का 6 ये बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, -8। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये क्या हो गया, -4i केप, और ये हो गया कितना, -6j केप, और ये माइनस का 8k केप हो गया। ये एक चीज़ क्या है, ये अपना B1 क्रॉस B2 है ना, ये क्या है, B1 क्रॉस B2। हमें यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √, इसका -4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 64। सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 36 और 64 ये हो जाएगा 100, है ना, 100 और 16 116। यार इसके कुछ टुकड़े उकड़े हो जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो एक बार मैं इसके टुकड़े करता हूँ, 116 है ना, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, देखें तो क्या मिलेगा, 8 2 बार 3 6 9, हाँ ठीक है 29, 4 × 29 हो गया ये क्या है, 4 × 29, उसका √ क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड करके देख लिया, ये आ जाएगा, फैक्टर मिल गई है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और ये 29 ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे को इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया 2√29। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो जो डिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, A2 - A1, ये A2 है, ये वाला -A1 ये, तो यहाँ पर क्या है 3i माइनस i, तो क्या हो जाएगा 3i + i हो जाएगा, बन जाएगा 4i केप। फिर यहाँ पे 5j है, यहाँ पे -j, 5j और -j को जोड़ूंगा नहीं, 5j में से -j को घटाऊंगा, तो 5j + j हो जाएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6j। फिर क्या है 7k और -k, 7k माइनस k, ये हो जाएगा कितना 8k केप, ऐसा हो गया। डॉट, यहाँ पे डॉट, ये A2 - A1 की जगह है, B1 क्रॉस B2, इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह ये आया -4, ये सब माइनस में ना, तो ये -4 -6 -8 में यहाँ पे लिख देता हूँ, -4i केप -6j केप -8k केप, ऐसा हो गया। अच्छा, ये ऊपर वाली चीज़ ये ऊपर लिख ली, और नीचे की तरफ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ये रहा 2√29। तो यहाँ पर हम मॉडुलस लगा लेते हैं वो सावधानी के लिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ जाए कहीं पे डिस्टेंस, है ना, इसलिए हम मॉडुलस लगा के चलते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो i वाला i वाले से मिलेगा, j वाला j वाले से, k वाला k वाले से, तो 4i × -4i, यार ये तो देखो सब सेम है, यहाँ पे 4 6 8 है, ये -4 -6 -8 है, तो 4 का स्क्वायर ये माइनस का 16 बन जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। फिर 6 और -6 -36, और 8 × -8 -64, नीचे की तरफ ये है कितना 2√29, ये इसका वो मॉडुलस। D बराबर ऊपर वाली चीज़, अरे यार तो वही बन गया कितना, ध्यान से देखोगे तो ये कितना है 36 और 64, ये 100 हो गया, 100 और 16 116, 116 देखो ये ऊपर माइनस का मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ मॉडुलस है ना, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए। फिर क्या ये 2√29। अच्छा, जो ये 116 है ना, इसके हमने टुकड़े किए थे, याद करो 4 × 29, वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऊपर 4 × 29 और नीचे की तरफ 2√29।
देखो यहाँ पे काटा पीटी होगी, यहाँ पर ये 2 है, इस 4 को काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ये रूट 29 है और वो कंप्लीट 29 है, मतलब एक 29 है। तो इसकी पावर आधी है, उसकी पावर 1 है, तो ये आधी पावर उसकी एक पावर को काटेगी तो ऊपर आधी पावर बच जाएगी। तो इसको काटेगा ना तो ऊपर की तरफ एक रूट 29 बच ही जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली क्या बचा, ऊपर ये 2 बचा और ये रूट 29 ये बच गया। तो ऐसे किया हमने ये काम। तो फिर से मैं कहता हूँ कि यार आप जो ये स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला ना, आप यही याद रखो, इसी के तहत आप कर लोगे, है ना। दूसरा फॉर्मूला रटने के बजाय आप कंसेप्ट सीख लो ना कि कार्टेशियन को हम कैसे वेक्टर में से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सीख लो, है ना। और वो तो ज़्यादा यूज़फुल है, दूसरा फॉर्मूला रटने के बजाय कंसेप्ट सीखना ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये ऐसा स्क्यू लाइंस वाला ये बन गया और हमने ये लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। तो ये मैंने पहले ही लिख लिया है, सोल्व कर रखा है, क्योंकि सेम फॉर्मेट है ना, तो इस बीच में मैंने कर लिया। देखो पहली लाइन ये है आर इक्वल टू, ये एक पॉइंट दे दिया प्लस लेमडा और ये डायरेक्शन दे दी। तो पहली लाइन है तो इसका जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है A1 वेक्टर मैंने मान लिया, और ये जो लेमडा के साथ है ये एक डायरेक्शन है, तो इसको मैंने B1 वेक्टर मान लिया। इसके साथ में ये है आर वेक्टर इक्वल टू, इधर की तरफ ये फिर से पॉइंट प्लस म्यू इंटू डायरेक्शन है। तो पॉइंट क्या, ये A2 वेक्टर हो गया और ये जो डायरेक्शन है वो B2 वेक्टर है। सबसे पहले आपको ना डायरेक्शंस को देखना है कि कहीं ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि यार यहाँ पे I J K इनके कोएफिशिएंट है 1 -3 और 2, इधर है 2 3 और 1। तो यहाँ पर वैसे कोई मैचिंग वगैरह है नहीं, है ना। तो आप पाओगे कि डायरेक्शंस इनकी अलग अलग है, पैरेलल नहीं है ये। आप इनका रेशियो निकाल के देख लो, I वाला अलग, J वाला अलग, K वाला अलग, सबकी वैल्यूज़ अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। तो जो ये लाइंस वो पैरेलल नहीं है, तो फिर कैसी लाइंस होगी, स्क्यू लाइंस होगी। तो फिर यहाँ पर हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A2 - A1 ये करेंगे, और यहाँ पे B1 क्रॉस B2, जो कि हम सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो मैंने B1 क्रॉस B2 पहले निकाल रखा है। B1 ये है, यहाँ पे देखो I J K, तो यहाँ पर ऊपर आएगा I J K, है ना ये। अब यहाँ पे क्या 1 -3 और 2, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 -3 और 2। फिर इधर क्या है 2 3 और 1, वो लिख लिया 2 3 और 1। इसको सोल्व किया, एक्सपेंड करके ये हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये B1 क्रॉस B2 में ये मिलता है -9 I कैप प्लस 3 J कैप और 9 K कैप। इसका फिर मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, यहाँ पे 27 लिख दिया था मैंने, लेकिन फिर बाद में करेक्ट हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 171, उसको मैंने फैक्टराइज करके लिख लिया 9 × 19। यहाँ पे 9 उसका अंडर रूट बाहर आ जाएगा 3 बन के, और 19 अंदर फंसा रहेगा। ये जो भी वैल्यूज़ है B1 क्रॉस B2 की, ये जो वेक्टर फॉर्म है वो, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, ये दोनों उठाकर मैंने यहाँ और यहाँ पे रख दिए, इस जगह पे और इस जगह पे, है ना। ये उठाकर यहाँ पे और ये उठाकर नीचे रख दिया। यहाँ पे कौन अभी रुका हुआ है, A2 - A1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 4 I वाले में से 4I - I 3I हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 3, तो ये हो जाए 3 3 3। इन दोनों का डॉट करा दिया, I वाले के साथ, J वाले के साथ, K वाले के साथ। तो ऐसा मिला 27 से 27 कट जाएगा, 9/3 रूट 19। तो ये जो 3 और 9 है ना, ये फिर से कट जाएंगे, तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे रूट 19। ये होगी अपनी डिस्टेंस, जितनी भी है स्क्वायर तो नहीं होगा, डिस्टेंस तो क्या होगी, यूनिट्स में होगी बस। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 वही है, स्क्यू लाइंस वाला आई थिंक बनना चाहिए, लेकिन इसका नहीं, इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी अलग तरीके से यहाँ पे लिख रखी है। आई थिंक स्क्यू लाइंस या फिर कुछ भी हो, पहले इसको ना थोड़ा सही करेंगे, हो सकती है पैरेलल लाइंस भी हो। यहाँ पर क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। देखो ये वेक्टर इक्वेशन है, अब आप बोलोगे वेक्टर इक्वेशन के साथ में तो वो होते हैं लेमडा और म्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर इस बार लेमडा और म्यू नहीं दिख रहे। देखो मैं एक बार लिख के बताता हूँ, जो लाइन 1 है ना, लाइन 1 वो क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लाइन 1 वो क्या है, ये आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या 1 - t, फिर क्या है I कैप, फिर J कैप के साथ क्या T - 2, तो T - 2 J कैप। और अब देखा जाए तो यहाँ पर K कैप के साथ कि में क्या है 3 - 2t, तो देखा 3 - 2t K कैप। यहाँ पे वैसे लेमडा वगैरह नहीं है, लेकिन एक तो आप चीज़ नोटिस कर ही सकते हो कि यहाँ पर ना T है, यहाँ पर भी T है, और यहाँ पर भी T है, और यहाँ पर भी T है। हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्या हुआ करता था, सिंपल सा फंडा, लेमडा वाले अलग और बिना लेमडा वाले अलग, ऐसे म्यू वाले अलग और बिना म्यू वाले अलग, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो वैसा करके देखते हैं क्या बनता है।
तो आर वेक्टर इक्वल टू देखो क्या होगा, यहाँ पे जो 1 इंटू आई कैप है ना वो आई कैप अलग हो जाएगा। यहाँ पे बिना टी वाले लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले ना, बिना टी वाले, यहाँ पे -2 जे कैप, -2 जे कैप अलग हो जाएगा, 3 के कैप, तो 3 के कैप अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं टी वाले एक तरफ लिख लूँगा, यहाँ पे बचे हुए टी वाले होंगे तो उनमें मैं टी कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर -t इंटू आई होगा तो माइनस का टी आई बनेगा, उसमें से टी कॉमन ले लिया तो माइनस का आई बच जाएगा। फिर यहाँ पे टी इंटू जे बनेगा, टी मैंने कॉमन ले लिया, सिंपल सा जे बच जाएगा। फिर यहाँ पर -2t इंटू के बनेगा, टी मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का 2k बच जाएगा, माइनस का 2k। देखो दोस्तों ये वही तो फॉर्मेट है ना। ये अपना क्या है, ये दिस इज पॉइंट, और ये क्या है, ये अपनी डायरेक्शन है ना। वो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो समझ रहे हो ना, ये पॉइंट और लेमडा नहीं, लेमडा की जगह टी आ गया, टी भी पैरामीटर है, यहाँ पर कोई भी आएगा वो पैरामीटर का काम करेगा। तो ये हमने लाइन 1 को एडजस्ट कर लिया, अब हम ऐसे लाइन 2 को एडजस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या, सिमिलरली लाइन 2 को एडजस्ट कर लेते हैं। लाइन 2 क्या होगा, आर वेक्टर बराबर, देखो ये सामने पड़ा है, यहाँ पर क्या एस 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 है, इस बार उसको मैं यहाँ पे लिखूँ फिर करूँ, ऐसा नहीं करके डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। बिना एस वाले पहले लिख लो, यहाँ पर बिना एस वाले लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 1 इंटू आई, तो ये आई केप आ गया। फिर -1 इंटू जे, माइनस जे केप आ गया। फिर देखो यहाँ पे बाहर की तरफ माइनस लगाए, और यहाँ पे जो 1 है ना वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का के और एक ये माइनस देगा, माइनस का के केप। अब देखो ये एस 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 है, तो मैं क्या करूँगा, एस वाले अलग लिख लूँगा, सारे के सारे ना एस वाले अलग लिख लूँगा। तो क्या बचेगा, एस इंटू आई केप है तो यहाँ पे आई केप आ जाएगा, 2s इंटू जे केप है तो s तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 इंटू जे वो बचेगा क्या, प्लस का 2j। फिर यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर 2s और इधर k है, s तो मैं कॉमन ले लूँगा तो -2k बच जाएगा, -2k कैप, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये होगी अपनी लाइन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहले वाली ये जो चीज़ है ये क्या है, पॉइंट है, और ये इसकी s के साथ, जैसे यहाँ पे a वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर आता है ना, तो यहाँ पर म्यू का काम कौन कर रहा है, ये एस कर रहा है, तो ये एस के साथ में क्या है, डायरेक्शन। अब हम एक बार वापस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें ना इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन हो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले एक बार ये चीज़ चेक करो कि ये कहीं पैरेलल लाइंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, पैरेलल और स्क्यू का। तो यहाँ पर देखो ये जो आर वेक्टर, ये पहली वाली लाइन है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो जो पहला पॉइंट है वो अपना A1 वेक्टर हो गया, तो दूसरे वाले का पॉइंट है वो A2 वेक्टर हो गया। पहले वाले की डायरेक्शन है B1 वेक्टर और दूसरे वाले की है B2 वेक्टर। देखो कि ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर ये सेम है या नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है या नहीं। तो हम रेशियो निकाल के देखेंगे, -1/1 -1 आ जाएगा, 1/2 ये 1/2, ऐसा अलग अलग रेशियो आ रहा ना, ये सेम ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं है ये सारी चीज़ें कि भाई इसका माइनस हुआ तो इसका भी माइनस हो गया हो, इसका भी माइनस, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, ये डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो जब भी ये डायरेक्शन अलग अलग होती ना, तब बस एक ही केस बचता है कि ये लाइंस क्या होगी, स्क्यू लाइंस होगी, और हमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्यू लाइंस वाला लगाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में मतलब पैरेलल लाइंस पे कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिस्टेंस का फॉर्मूला इधर आएगा, A2 - A1 इनका वो वेक्टर, और इधर आएगा B1 क्रॉस B2, नीचे की तरफ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, इधर अलग से निकाल लेता हूँ मैं, B1 क्रॉस B2 डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ I J और K, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। B1 क्या है, ये है ना B1, तो यहाँ पे माइनस इनके जो I J K के ऑप्शन लिख लेंगे, -1 1 और -2, -1 1 एंड -2। अब B2 है ये वाला S के साथ, तो यहाँ पे 1 2 -2 आ जाएगा, 1 2 -2 आ जाएगा। इसको सोल्व करें, I के साथ क्या आएगा, तो इसके मैं रो और कॉलम को छुपा लूँगा ऊपर वाली को, तो यहाँ पर 1 इंटू -2 और ये -4, तो -2 + 4 हो जाएगा, -2 + 4 प्लस का 2 हो जाएगा ये। फिर -J के साथ क्या आएगा, इसके मैं इसको छुपा लूँगा, किसको, कॉलम को, और ऐसे ऊपर वाली रो को छुपा लूँगा, तो ये 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2, और ये -2 तो 2 -2 2 + 2 4 हो जाएगा ये। फिर के केप के साथ क्या आएगा, इसको छुपा लूँगा मैं, -2 हो गया और -1 हो गया,
तो ये कितना मिल जाएगा -3। देखो दोस्तों अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना तो यार माफ़ कर देना, हो जाती है। यहाँ पर कितना हो गया 2i कैप -4j कैप और -3k कैप। तो अब देखो यार यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसका ना ये b1 क्रॉस b2 तो आ गया, यहाँ पे नीचे उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। b1 b2 का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर √2i का 2 का स्क्वायर 4 और ये इसका स्क्वायर 16 -3 का 9 हो जाएगा। तो ये 20 और 9 29 29 हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई फैक्टर बनेंगे भी नहीं, इनका वो मैग्नीट्यूड 29 आ गया, √29। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो डी बराबर देखो सबसे पहले a2 - a1 ये सोल्व कर लेना चाहिए। a2 - a1 मतलब a2 - a1, इसमें से इसको माइनस करना है। तो i में से i माइनस हो जाएगा तो i खत्म, -j में से -2j माइनस होगा तो ऐसा बन जाएगा -j + 2j, तो मिल जाएगा हमें प्लस का 1j मिल जाएगा। फिर -k -3k कितना हो जाएगा माइनस का 4k कैप। यहाँ पे डॉट है तो डॉट। अब जो b1 क्रॉस b2 है ना, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितनी है 2i कैप -4j कैप -3k कैप, ऐसे लिख दिया। नीचे की तरफ इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा √29 ही हो गया। सोल्व करें तो d = कितना मिलेगा। अब देखो j वाला j वाले से अब देखो i वाला है यहाँ, तो इधर i वाला नहीं है तो i इंटू वो इधर i वाला है लेकिन वो उसका कोएफिशिएंट 0 है तो i वाला खत्म हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। j अब j वाले से मिलेगा तो ये j और ये -4j -4 हो जाएगा। k वाला k वाले से मिलेगा -4k और -3k, ये हो जाएगा प्लस का 4 × 12 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे की तरफ कितना है √29, ये हो गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी 12 - 4 8, मॉडुलस लेने की फिर ज़रूरत है नहीं, पहले से प्लस आ गया ऑटोमेटिकली। ये बन गई अपनी इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये एक ठीक है नया क्वेश्चन टाइप का साथ लगा यहाँ पे पैटर्न। यहाँ पे टी और एस को ऐसे फंसा के दे रखा था लेकिन हमने सुलझा लिया, टी वाले अलग एस वाले अलग। फिर देखा कि यार ये तो डायरेक्शन ही अलग अलग है, इनका रेशो तो बराबर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स है तो स्क्यू लाइन्स वाला फॉर्मूला और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है वो मैंने तैयार करके इसमें डाल के आंसर निकाल दिया, 8/√29 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था लाइन मैंने समझाया है ना। लाइन की एक्सरसाइज भी होगी, थ्योरी इससे पहले होगी थी। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम कवर करेंगे प्लेन। तो अगला लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आप मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे, अभी तक देख रहे हो कि नहीं देख रहे, लेकिन बिलीव मी अगला लेक्चर जो प्लेन का है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज आई थिंक उसी चीज़ का है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे। थैंक यू वेरी मच।